अंडर-19 वर्ल्ड कप में एशियाई टीम्स की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है। और बात करें अगर चारों एशियाई टीम्स की, तो कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है हर बार की तरह लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। और एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सारी चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पर मोस्ट रन से लेकर स्टैट्स वगैरह सब चीज़ें तो रहेंगी। उसके बाद एट द एंड कहीं ना कहीं वर्डिक्ट देंगे कि आखिर किसको क्या वर्डिक्ट मिलेगा डेल क्रिकेट की तरफ से। जैसे मान के चलिए पुअर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, या फिर बेहतर है, ये सारे अबव एवरेज है, या फिर हिट है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर है। एंड शुरुआत सबसे पहले करते हैं मोस्ट रन से। टॉप 3 मोस्ट रन फ्रॉम एसोसिएट कौन है इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में? बिल्कुल। और अगर हम फर्स्ट पे बात करें तो जैमी डंक, जिन्होंने 263 रन किए हैं इस टूर्नामेंट में। वहीं सेकंड पे ओवेन गोल्ड, जिन्होंने 185 रन किए हैं। और तीसरे पे देव खनाल है, जिन्होंने सेम 185 रन किए हैं। इनिंग्स का यहाँ पर फर्क है। बिल्कुल, ओवन गोल्ड ने 4 इनिंग्स में किए हैं और देव खन्ना ने 5 इनिंग्स में ये रन्स किए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, बात करते हैं टीम गॉट्स विन। जी हाँ, जो 4 टीम है इनको कितने मैचेस खेलकर कितने में जीत मिली है आपको बताते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट है तो अपडेट हमें सारी देनी है। नेपाल ने 5 गेम्स खेले, इसमें से एक उन्हें जीत मिली। अफगानिस्तान के खिलाफ वो जीत आई थी। स्कॉटलैंड ने 4 गेम खेले, एक में जीत मिली, जो जीत उनकी आई थी नामीबिया के खिलाफ। उसके बाद नामीबिया ने 4 गेम्स खेले, कोई मैच नहीं जीता। और यूएसए ने 4 गेम्स खेले, कोई मैच यहाँ पर नहीं जीता। तो ये बात हो गई नंबर ऑफ विन्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। बिल्कुल, हाईएस्ट टोटल्स जो टीम ने अपनी तरफ से बनाए हैं इस टूर्नामेंट पे अब बात करें तो स्कॉटलैंड 269 फॉर 9 वर्सेस साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सबसे हाईएस्ट था एसोसिएट्स की तरफ से। स्कॉटलैंड अगेन 251 फॉर 6, और उसके बाद नेक्स्ट नामीबिया 248 फॉर 6, एंड लास्ट नेपाल 238 फॉर 9। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड का जो 269 है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। स्कॉटलैंड का 251 वो नामीबिया के खिलाफ है जो प्ले ऑफ हुआ था। और नामीबिया का 248 वो उसके जवाब में था। और उसके बाद नेपाल का 238 जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस करते हुए था। तो ये हाल हो गया हाईएस्ट टोटल्स की। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। एंड अगले सेक्शन की बात की जाए तो वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल, मोस्ट फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर बाय प्लेयर, जी हाँ, बाय बैट्समैन, तो यहाँ देखिए जैमी डंक 28, ओवेन गोल्ड 21 और देव खनल 20। तो ये इस तरीके से रैंक है 28, 21, 20, जैमी डंक, ओवेन गोल्ड और देव खनल। बिल्कुल, तो मोस्ट फोर्स की लिस्ट कहीं ना कहीं ये कहती है। अब अगर चले नेक्स्ट सेक्शन की तरफ यहाँ पर, तो वो बात करते हैं हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की, यानी हाईएस्ट स्कोर जो भी किसी प्लेयर ने, एशियन प्लेयर्स ने लगाए हो इस टूर्नामेंट में। टॉप 3 कौन से हैं चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले रहे ओवेन गोल्ड स्कॉटलैंड, जिन्होंने 97 रन की इनिंग खेली थी। अनफॉर्चुनेटली शतक से वो 3 रन से चूक गए थे। अर्जुन कंवल, जिन्होंने 19 रन की इनिंग खेली नेपाल के लिए, और मेरे ख्याल से पहले मैच में आई थी। जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में आई थी। और उसके बाद उनका बल्ला कहीं ना कहीं खामोश रहा है, लेकिन ये 90 रन की इनिंग हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जरूर रही। उसके बाद बात करें जैमी डंक की, जिनका पूरा टूर्नामेंट ही बहुत ही शानदार गया बैट से, और उनका एवरेज ही 65 करीब का था, जो कि 90 का उन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर यहाँ पर लगाया था। तीनों ही अनफॉर्चुनेटली नर्वस 90s के शिकार हुए और शतक कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर यही कहीं ना कहीं रहे हैं। एंड अगले सेक्शन की बात की जाए तो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल, और अगला सेक्शन है मोस्ट कैचेस। जी हाँ, मोस्ट कैचेस की बात करें तो यहाँ पार्थ पटेल, जिन्होंने 5 कैचेस पकड़े, आदि हेगड़े, जिन्होंने 4 कैचेस पकड़े, और देव खनाल ने भी 4 कैचेस पकड़े हैं इस टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो ये बात हो गई मोस्ट कैचेस की लिस्ट की। अब अगर चलें अगले सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर आप बात करते हैं कुछ बॉलर्स वगैरह की भी बात कर ली जाए। चलिए मोस्ट विकेट्स की टैली की बात करें तो एशियन प्लेयर्स में जो मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर्स रहे टॉप 3 उनकी बात करें तो सुभाष भंडारी जो नेपाल के हैं, जिन्होंने 9 विकेट निकाले हैं। आकाश चंद, जिन्होंने नेपाल के हैं, उन्होंने भी 9 विकेट निकाले हैं। और आर्य गर्ग, जो कि यूएसए के हैं, लेफ्ट आर्म पेसर, इन्होंने 8 विकेट यहाँ पर निकाले हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि डेफिनेटली आकाश चंद ने मेरे ख्याल से ग्रुप स्टेज कंप्लीट होते होते 8 विकेट निकाल लिए थे। उसके बाद 2 मैचेस खेले, लेकिन सिर्फ 1 विकेट मिला। यहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर, क्योंकि कम से कम विकेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शायद 12 या 13 तक टैली जाती और बेहतर रहता। लेकिन चलिए हाईएस्ट विकेट टेकर्स तो यही है कहीं ना कहीं, सुभाष भंडारी और आकाश चंद और आर्य गर्ग टॉप 3 में कहीं ना कहीं बने हुए हैं। बात करते हैं अब बेस्ट बॉलिंग फिगर की। बिल्कुल, और बेस्ट बॉलिंग फिगर में जो सबसे पहले नंबर पे है वो है आकाश चंद। जी हाँ, जिन्होंने 8 ओवर में 0 मेडल 34 रन देकर 5 विकेट निकाले थे। वहीं दूसरे पे सुभाष भंडारी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, 8 ओवर में 0 मेडल 44 रन और 5 विकेट। और उसके बाद जाजियो वैन बुरेन, जिन्होंने 8 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट निकाले थे। तो ये कुछ बेस्ट बॉलिंग फिगर हैं एसोसिएट्स की तरफ से इस टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो चलिए अब अगर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ा जाए यहाँ पर, तो बात करते हैं अब एक और इंटरेस्टिंग स्टैट्स की तरफ, बैट्समैन की तरफ, मोस्ट बॉल फेज। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 50 ओवर
की, तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कितनी देर तक कौन जो है पिच पर स्टे कर पाए। तो मोस्ट बॉल फेस्ड की अगर यहाँ बात की जाए तो नंबर 1 पे है जैमी डंग। जी हाँ, इन्होंने डोमिनेट किया है अंडर-19 वर्ल्ड कप को, अमंग एसोसिएट्स, कोई दोहराए नहीं होगा। 371 बॉलें इन्होंने खेली हैं इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में। आप देखें तो लगभग 61 से 62 ओवर इन्होंने बैटिंग की है ओवरऑल अंडर-19 वर्ल्ड कप मिला के। देव खन्ना ने 273 बॉल्स खेली हैं और उसके बाद ओवेन गोल्ड ने 232 बॉलें यहाँ पर खेली हैं, जो कि स्कॉटलैंड के कप्तान भी हो जाते हैं। यानी क्लियरली है बैटिंग में ज़्यादातर जो हमें स्टैट्स नजर आ रहे हैं वो ओवेन गोल्ड, जैमी डंग और देव खन्ना के इर्द गिर्द ही पूरी गाड़ी घूम रही है। यही तीनों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बेहतर तक पहुंचे हैं, इनका ही परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अप टू द मार्क यहाँ पर रहा है। एंड अगले स्टैट्स के बारे में बताइए, क्या स्टैट्स आप प्रेजेंट करने वाले? जरूर, बेस्ट बैटिंग एवरेज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जैमी डंग 65.75 का उनका एवरेज रहा इस टूर्नामेंट में। ओवेन गोल्ड 46.25 बहुत अच्छा रहा और देव खन्ना का 37 का एवरेज रहा बैटिंग एवरेज इस टूर्नामेंट में, जो कि इन तीनों का ही बेहतर। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर बात करें अगर नेक्स्ट सेक्शन की, यहाँ पर तो मोस्ट फाइफर्स की बात करते हैं, यानी 5 विकेट होल जो बॉलर्स हैं जिन्होंने लिए हैं इस टूर्नामेंट में बात करें तो आकाश चंद डेफिनेटली नेपाल के, जिन्होंने पहला फाइफर भी लिया था अंडर-19 वर्ल्ड कप का एसोसिएट्स की तरफ से और एक उन्होंने लिया। उसके बाद सुभाष भंडारी जिन्होंने एक फाइफर लिया था पूरे अंडर-19 वर्ल्ड कप में स्पिनर्स की तरफ से पहला फाइफर इन्होंने निकाला था। अब देखना होगा आगे अगर कोई निकाल पाए तो निकाल पाए। तो 2 ही फाइफर आए थे, यहाँ पर तीसरी गुंजाइश बची ही नहीं है। अब बात करते हैं एक और सेक्शन की एंड हाईएस्ट पार्टनरशिप के बारे में क्या ख्याल? बिल्कुल, हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे हाईएस्ट है ओवेन गोल्ड और जैमी डंग के बीच 115 रन और उसके बाद यहाँ पर जाजियो वुरैन और विसाजी के बीच में 115 रनों की सेम साझेदारी हुई थी और फिर तीसरे पे आदि हेगड़े और जैमी डंग के बीच 88 रनों की साझेदारी हुई थी। तो स्कॉटलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ नजर आ रहा है इस हाईएस्ट पार्टनरशिप्स। बिल्कुल, और वहाँ पर भी अगर हम देखें तो 2 ही नाम चमक के निकल कर आ रहे हैं, वो है ओवेन गोल्ड और जैमी डंग। ज़्यादातर रिकॉर्ड्स, एवरेज, पार्टनरशिप सब कुछ इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर घटी हैं। तो अब कहीं ना कहीं अगर इन स्टैट्स के बारे में बात कर ली जाए तो अब चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। लगभग सारे स्टैट्स एंड कंप्लीट हो गए बॉलिंग और बैटिंग से। अब अगर यहाँ बात करें फाइनल वर्डिक्ट की तो आखिर क्या कुछ वर्डिक्ट इनको मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे नामीबिया से। तो डेफिनेटली ये पूरा स्टैट है आपका, नामीबिया को डेफिनेटली पुअर रहेगा उनका, यूएसए का डेफिनेटली पुअर, स्कॉटलैंड का बिलो एवरेज और नेपाल का बिलो एवरेज। तो ये अंडर-19 वर्ल्ड कप जो गया है ये इस तरीके के कम से कम बेलग्रेड की तरफ से ये हमारे 4 वर्डिक्ट्स हैं 4 अलग अलग टीमों के। एंड नामीबिया और यूएसए का पुअर जो है वो डेफिनेटली समझ में आता है। नहीं, ज़रूर, देखिए वो था ही उनका कि इतनी ज़्यादा अच्छी आप कहेंगे तैयारी नहीं है, या उस लिहाज से देखें तो बिल्कुल आप तैयारी के लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं था। एसोसिएट्स का हो भी नहीं पाता है तैयारी, अंडर-19 में कोई इतना ध्यान नहीं देता। अगर आप इन कंपेयर करेंगे उनका फुल मेंबर्स के साथ, अगर फुल मेंबर्स की वो टीम है, जिम्बाब्वे हो, आयरलैंड हो, उन जैसी टीमों से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ श्रीलंका हो, जिनकी तैयारी बेहतर रहती है लेकिन फिर भी वो काफ़ी ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, चाहे अंडर-19 का ही लेवल हो। पर अगर आप देखेंगे तो तैयारियों के लिहाज से भी काफ़ी बेटर नहीं रहा। तैयारियाँ अच्छी होती, पहले से होती थोड़ा सा तो और बेहतर होता। टूर्नामेंट आ रहा है उससे 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना पहले तैयारी करना शुरू करना और फिर सोचना कि शायद सेमीफाइनल में या सुपर 6 में या फिर और ज़्यादा बड़ी बड़ी टीमों को हराएं, ये शायद मुश्किल सा नज़र आता है अगर आपकी तैयारी अच्छी ना हो। बिल्कुल, और 2 महीने की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम देखें यूएसए नामीबिया की मैं अगर बात कर लूँ तो गए थे 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ मैच खेले और सीधे मैदान पर उतर गए। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी भी रही नहीं है। जो 2-2.5 महीने की बात करें वो भी कहीं ना कहीं कम है ऑलरेडी 2-2.5 महीने की, क्योंकि अगर आपको किसी बड़ी इवेंट की तैयारी करनी है तो आपको जो उसकी प्रोसेस है उसको पूरा लंबा पीछे से शुरू करना पड़ता है। जब ऐसे वक्त पे शुरू करना है जब सामने वाले फैंस हो या फिर कोई भी हो वे सोचे अंडर-19 का इस वक्त मैच कराने का क्या मतलब, समझ लीजिएगा वो सही टाइम है किसी आईसीसी इवेंट की तैयारी कराने को लेकर। उसके बाद स्कॉटलैंड का बिलो एवरेज, डेफिनेटली बैटिंग से स्कॉटलैंड ने बेहतर की जरूर किया है, लेकिन बैटिंग से भी मैं कहूँगा ओवेन गोल्ड और जैमी डंग नहीं ज़्यादा संभाला है उन्होंने संभाला पूरा। कभी कभार एक आध इनिंग जो मेरे ख्याल से एक इनिंग खेली थी वो कभी कभार की बात है। प्राइस थोड़े बहुत, जी हाँ, आदि हेगड़े की बात करूँ हमसे बल्ले से रन निकला। उजैर अहमद जो कि कहीं ना कहीं काफी दावे करके आए थे लेकिन परफॉर्मेंस एकदम उनकी डल नजर आई। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस बैटिंग में इतनी, बॉलिंग तो बहुत ही ओवेन गोल्ड और जैमी डंग ने जो किया, बॉलिंग तो आप कहते हैं बहुत ही ज्यादा खराब रही है, बहुत ही ज्यादा। बॉलिंग को अगर आपको नंबर्स देने हो तो आप उसे वेरी पुअर कैटेगरी में ला सकते हैं, फिर पुअर कैटेगरी में ला सकते हैं। तो ओवरऑल जैमी डंग और ओवेन गोल्ड की परफॉर्मेंस की बदौलत और बैटिंग में कुछ अच्छे नंबर्स की बदौलत कहीं ना कहीं
ये जो है ये बिलो एवरेज तक गया है पुअर से, वरना डेफिनेटली ये भी पुअर कैटेगरी में आता। वहीं पर नेपाल की बात करें तो नो डाउट बिलो एवरेज यहाँ पर आप सोच रहे होंगे एक अफगानिस्तान फुल मेंबर को रहा, फिर भी बिलो एवरेज यहाँ पर किस तरह से है वो चीज़ हम कई बार अपने एनालिसिस में भी प्रेजेंट कर चुके हैं। अगर आपने ऑब्जर्व की हो वो है कि सबसे पहली बात न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम हारी है वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था, और वहाँ पर सिर्फ हारने की बात ही नहीं है, न्यूजीलैंड वो टीम नहीं है जिससे आप इतनी ज्यादा और ऊपर से 302 रन खा लेना। बिल्कुल डेफिनेटली हमने पहले भी एक चीज़ कही थी और कहीं ना कहीं कमेंट्स में भी कई लोग जवाब देते हुए हमने ये चीज़ें कही है कि 302 रन न्यूजीलैंड किसी भी सूरत में नहीं मारना चाहिए था नेपाल के खिलाफ उस दिन। आप देखिए उस मैच के बाद से न्यूजीलैंड 150 भी नहीं टच कर पाया। 2 मैचों में तो मेरे ख्याल से अंडर 100 है, अफगानिस्तान के खिलाफ 90 चेस करने के लिए उनको नाउ आउट करके गए, और इंडिया के खिलाफ भी वो कहीं अंडर 100 रह गए और 140 टू 18 के खिलाफ वो पहुंचे थे। बस आप सोचिए जो टीम ने आपके खिलाफ 300 रन मारे वो 100 रन के लिए उनको लाले पड़ गए हैं जब से आपसे उनका मैच हुआ है उसके बाद से। तो आप सोचिए यूएसए के खिलाफ देखिए न्यूजीलैंड का हाल। बिल्कुल, तो वही है, तो अफगानिस्तान के खिलाफ हाल था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस टीम के वास्ते बिल्कुल भी नहीं, 302 रन बहुत ज्यादा रन पड़ गए। आप सोचिए इंडिया आपके खिलाफ नहीं मार पाया 300 रन, बताइए न्यूजीलैंड ने आपको मार दिया। ये आपने बहुत सही कहा। आप सोचिए और न्यूजीलैंड तो सेमीफाइनल के रेस से बाहर तक गया। ये आपने अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद सोचिए इंडिया आपके खिलाफ 300 रन नहीं मार पाया और न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड जो कि जिनकी इतनी खामियां रही हैं उस दिन उन्होंने बहुत एरर्स किए, वो 302 आपके खिलाफ मारकर चले गए और वो मैच और इतनी ज्यादा अंतर से वो मैच हारना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल था। न्यूजीलैंड को पूरी उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड को नेपाल को कहीं ना कहीं आराम से हरा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो अटलांटिक टीम्स रही नेपाल की उन्होंने ये बरकरार रखा था, वो स्ट्रीक भी टूटा। उसके बाद फील्डिंग का जो स्तर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। देखिए एक चीज और है यान, जैसे यान आपने भी शुरू में कहा था कि नेपाल की जो टीम यहाँ पर आई है वो एक एसोसिएट्स में वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। हम जब ये बात करते हैं आईसीसी इवेंट्स की, आईसीसी इवेंट्स में वन ऑफ द बेस्ट है, आपका 48% का विनिंग परसेंटेज है, तो आप कुछ कैरी कर रहे हैं अपने साथ, एक बैगेज कैरी कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया कोई ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आए और वो कह रही हम पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही भाई, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में वर्ल्ड चैंपियंस है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे ही हार के चले जाए स्टेज में और आपको कुछ कोई कहेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक थोड़ा सा रेस्पेक्ट होता है, कहीं ऑनर होता है एक चीज में जब आप टूर्नामेंट में आ रहे होते हैं, और वो नेपाल के साथ था इस टूर्नामेंट में और रहेगा भी आने वाले वक्त में, क्योंकि एक और मैच यहाँ वो जीत कर जा रहे हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, वो रहेगा। लेकिन वो परफॉर्मेंस, वो एक प्लेयर्स की तरफ से एक अच्छा बेहतरीन एक बड़े प्लेयर्स का डिसअपॉइंट करना, ये सब इसमें आता है। बिल्कुल, तो पूरा ओवरऑल देखेंगे आप तो टूर्नामेंट कहीं ना कहीं बॉलर्स की भी, बैट्समैन की भी फेलियर्स से रहा है। कुछ ग्लिम्सेस, कुछ परफॉर्मेंसेस हमें यहाँ देखने को मिले। सुभाष भंडारी ने काफ़ी अच्छा किया। अपने अगर हम देखें, अर्जुन कुमल की एक इनिंग रही, आकाश चंद का एक 5 रहा, तो बीच बीच में आते गए थोड़े बहुत ग्लिम्सेस, लेकिन एक साथ अगर ये जुड़ जाते तो काफ़ी बेहतर होता नेपाल टीम के। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने सही कहा कि कुछ ग्लिम्स जुड़े हैं, और बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रुप स्टेज में फिनिश किया था, जैसे मैंने पहले ही कहा, आकाश चंद ने उससे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, लगातार 2 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट यहाँ पर उन्हें मिल पाया। तो चलिए ये हाल रहा, और इसी वजह से कहें, और वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की वजह से ही बिलो एवरेज तक ये चीज़ कहीं ना कहीं पहुंची है, और वरना फिर ये भी पुअर कैटेगरी में डेफिनेटली आता और कोई दौरा इसमें है नहीं। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। ये सारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी इससे रिलेटेड, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में देना जरूर रखिए। आप क्या वर्डिक्ट देना चाहेंगे इन 4 टीमों को इस पूरे परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर। बने रहिए और डेली चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। कम्युनिटी ऐप चेक करना मत भूलिए, इसी चैलेंजर्स कब भी लगातार चल रहे हैं, एक बार उनके भी सारी अपडेट्स आप जरूर देख लीजिए। बाय।